हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी बढ़िया हो, आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। एंड आज का ये वीडियो बैंकिंग एग्जाम्स जो 2025 में आने वाले हैं, सभी एग्जाम्स के बारे में हम डिस्कशन करने वाले। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपने अगर वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो आप प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो में हम ये सभी टॉपिक्स के सभी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं आपको यानी कि जो भी बोलूंगा इस वीडियो में वो 101% सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलूंगा। जेन्युइन गाइड करने की कोशिश करूंगा, जो है जो सच्चाई है वही आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आप एंड तक वीडियो देख लेना प्लीज। ये रील वाला जमाना है, रील वाले जमाने में कोई भी एंड तक नहीं जाता, इसलिए ही सिलेक्शन कम होते हैं, क्योंकि आपको भागना होता है। जो भाग रहा है वो उसका सिलेक्शन नहीं होता, जो एक एक पॉइंट को लेकर अच्छे से प्रिपेयर करके आगे बढ़ रहा है उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो प्लीज आप एंड तक बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है। मैं आपको गाइड कर रहा हूं, मैं एक सही इंसान हूँ आपको गाइड करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने भी 2 साल या 2 साल मैंने प्रिपरेशन किया, 1 साल मैंने टीचिंग की उसी इंस्टीट्यूट में जहां मैंने पढ़ा। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव, आईबीपीएस क्लर्क में फाइनेंस सिलेक्शन हुआ, आईबीपीएस पीओ का मैंने इंटरव्यू दिया है। बाकी जो मैं दिखाऊंगा उस सारे एग्जाम्स का मैंने प्रीलिम्स क्रैक किया था, मेंस भी बहुत सारे एग्जाम का क्लियर हुआ था, लेकिन इंटरव्यू नहीं हुआ, फाइनेंस सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद 2 साल से मैं बैंक में जॉब कर रहा हूँ, आईबीपीएस क्लर्क एज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एज अ कैशियर। एंड 6 मंथ्स में यूट्यूब पे आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो, यहाँ से हम आगे बढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट, कहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखो यहाँ कौन से पॉइंट है, सेम सिलेबस कितने एग्जाम कवर करता है, वाई बैंकिंग, बैंकिंग एग्जाम क्यों करना है, सिलेबस क्या है, बैंकिंग एग्जाम के लिए बिगिनर्स के लिए स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी खत्म करूं। अगर जल्दी खत्म नहीं हुआ तो आपको तभी भी एंड तक देखना है, क्योंकि मैं 101% इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ये जो मैंने पीपीटी बनाई है उसकी आपको पीडीएफ, उसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, ये पीडीएफ लेना है और वो आपके सामने इसका जेरोक्स निकाल के रखना है, कि आपको समझ में आ जाए कि ये आपका रोड मैप रहने वाला है। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटजी फॉर बिगिनर, जो पहले से प्रिपरेशन करने करने वाले हैं एंड जो बिगिनर है उनके लिए इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस, सॉरी, इंग्लिश कंप्यूटर एंड जी, उनका स्ट्रेटजी 80 to 90% सेम रहने वाला है। फिर उसके बाद इंग्लिश सरदर्द है, इंग्लिश को कैसे टैकल करना है वो सभी के लिए सेम ही रहने वाला है, तो वो देखना है। उसके बाद एग्जाम पैटर्न, जो कि जिसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। मॉक का इंपॉर्टेंस। अब यहाँ मैं स्टार्ट करता हूँ एक पॉइंट से जो मैंने यहाँ लिखा है। अब देखो, स्टार्ट करते हैं हम। क्या एसबीआई क्लर्क हो सकता है, इसका मतलब क्या था, ये मैंने पॉइंट क्यों डाला है। यहाँ हम फोकस करें 2025 वाले एग्जाम्स के ऊपर। अब गलती से भी वो बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं जो एसबीआई क्लर्क का, जिन्होंने एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भरा है, जिनका परसेंटाइल, मैं क्या बोल रहा हूँ, जिनका परसेंटाइल मॉक में, जिनका परसेंटाइल 40 या 50 के बीच में रह रहा है, 50 के आगे नहीं बढ़ रहा है, उनको मेरी रिक्वेस्ट है, एसबीआई क्लर्क की पढ़ाई करो, लेकिन फोकस करो 2025 के ऊपर। मैं जो भी बोलूंगा वो मैंने पहले ही बोला है कि सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलूंगा। अगर आपका परसेंटाइल 50 तक आ रहा है तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत रेयर है, क्योंकि 80 परसेंटाइल के ऊपर वाले बच्चे, परसेंटाइल कंसेप्ट, जो भी बच्चे नए हैं उनको बताता हूँ, परसेंटाइल कंसेप्ट में आगे बताऊंगा आप, जो कि बैंकिंग एग्जाम का जड़ है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर 40 to 50 परसेंटाइल आ रहा है, अगर आप 1 मंथ और ज्यादा वेस्ट करोगे और उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो गलत होगा। तो आपको एसबीआई क्लर्क के मॉक लगाओ, प्रिपरेशन उसके ऊपर फोकस करो थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे लगता है कि बेसिक के ऊपर और ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो आप शिफ्ट हो जाओ 2025 को टारगेट करके। यही मेरा आपके लिए एक एडवाइस रहेगा, जो आपको 90% बच्चों को गलत लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। बाकी 10% बच्चों को जिनको ये सही लगेगा वही आगे जाकर सिलेक्शन लेने वाले। अब देखो, मॉक एनालिसिस, रोल ऑफ परसेंटाइल, उसके ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ। क्या ये जो है
ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या एक साल में सिलेक्शन हो सकता है? सच्चाई क्या है? मैंने कितने बच्चों को देखा है एक साल में सिलेक्शन लेते हुए? कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है उसके बारे में मैं एंड में डिस्कशन करूंगा, तो आपको वीडियो एंड तक देखना है। आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट, सेम सिलेबस कितने एग्जाम कवर करवाता है? देखो आपके सामने, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस एसओ, आरबीआई असिस्टेंट, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईडीबीआई असिस्टेंट, आईडीबीआई बैंक असिस्टेंट, आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव, एसबीआई अप्रेंटिस, एनआईसीएल असिस्टेंट, यूआईसीएओ, इंडियन बैंक एनआईसीएल असिस्टेंट। देखो और आगे भी एनएसएलओ, यू यूबीआई, एलबीओ, एफसीआई, ईएसआईसी, सरस्वत बैंक, ईसीडीसीपीओ, सिडबी, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट, सारस्वत बैंक जूनियर असिस्टेंट, यूको बैंक, एलआईसी एओ, एलआईसी एडीओ, एलआईसी असिस्टेंट, एसबीआई सीबीओ। यानी कि ये सभी एग्जाम्स का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही है। तो बैंकिंग एग्जाम्स क्यों करनी है, इसका रीजन भी ये है कि आपके सामने कम से कम 20 से 25 एग्जाम आपके सामने आती है, जिसका आप सेम सिलेबस से आप ये एग्जाम्स दे सकते हो एक ही साल में। ये आपका मेन रीजन है। अब देखो इसमें से एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई असिस्टेंट, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईडीबीआई बैंक असिस्ट सॉरी बैंक एग्जीक्यूटिव, उसके बाद ये इतने जो एग्जाम मैंने बोले इनका प्रीलिम्स मेरा हो गया था। मेंस में आईबीपीएस पीओ के मेंस में था और सभी एग्जाम्स के मेंस में था। आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू तक पहुंच गया था। आईबीपीएस क्लर्क मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया, आईडीबीआई बैंक एग्जीक्यूटिव मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। आगे ये सारी एग्जाम्स है, इसके बारे में मैंने डिस्कशन किया। अब देखो ये सारी एग्जाम्स आप एक साल में दे सकते हो एक सिलेबस के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। वाई बैंकिंग, आज है 26 ऑफ जैन। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सैलरी होती है 26 को, यानी कि हर मंथ के 26 को सैलरी होती है। गलती से 26 को सैटरडे या संडे छुट्टी है तो सैलरी हो जाती है उसके पहले दिन। कल हमारी सैलरी हो चुकी है यानी 25 को, गलती से भी एक दिन भी आगे नहीं जाती सैलरी। सैलरी उसी दिन होती है, या तो 26 या तो 26 से पहले, कुछ भी हो जाए उससे पहले सैलरी हो जाती है, सैलरी टाइम पे हो जाती है। दूसरा पॉइंट, इतनी सारी एग्जाम्स आप एक सिलेबस के ऊपर देते हो, सिलेबस सेम रहता है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। उसके बाद एग्जाम सेम डेट पे होती है। एग्जाम प्री की एग्जाम जब बोली जाती है उसी टाइम पे होती है, मेंस की एग्जाम जिस टाइम पे बोली जाती है उसी टाइम पे होती है। आपका सिलेक्शन यानी कि आप बोल सकते हो कि प्रीलिम्स, मेंस, फाइनल सिलेक्शन, इस ये सभी प्रोसेस 6 या 8 मंथ में कंप्लीट हो जाती है। यानी कि इतना फास्ट प्रोसेस है, जल्दी जल्दी हो जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक हैंडसम सैलरी, अच्छी सैलरी, गवर्नमेंट जॉब, रिस्पेक्ट, फैमिली में रिस्पेक्ट, आपका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट, सभी चीजें यहाँ कवर हो जाती है, इसलिए बैंकिंग करना चाहिए। बैंकिंग करते करते साथ करने के साथ आप, मैंने एसएससी सीजीएल का प्रीलिम्स भी निकाला था, यानी कि एसएससी सीजीएल भी थोड़ा बहुत इससे कवर हो जाता है। उसके साथ साथ आपका जो एलआईसी यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर है वो भी इसमें ही कवर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न, नॉर्मली प्रीलिम्स में एग्जाम पैटर्न ये रहता है कि इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि क्वांट एंड रीजनिंग, 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इंग्लिश में 35, रीजनिंग में सॉरी क्वांट में 35, रीजनिंग में 30 मार्क्स, इंग्लिश में 35 मार्क्स, क्वांट में 35 मार्क्स, हमारे रीजनिंग में 20-20 मिनट्स रहते हैं और सेक्शनल टाइमिंग रहता है। अब देखो एग्जाम पैटर्न, अगर आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाला, क्योंकि जिसका भी एग्जाम पैटर्न आपको चाहिए गूगल पे जाने का, गूगल पे आपको जो भी बोलूंगा आपको वो करना है। अगर क्योंकि डिटेल में अगर वीडियो बनाई जाए तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। डिटेल आपको बताऊंगा कि सोर्सेस क्या है। एसबीआई क्लर्क ऊपर डालना है गूगल में, एसबीआई क्लर्क के लिए, एसबीआई क्लर्क एग्जाम पैटर्न प्रीलिम्स का, मेंस का, आपको उसको वहां इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जिस भी एग्जाम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए गूगल पे डालना है, एसबीआई पीओ एग्जाम पैटर्न, एसबीआई पीओ का एग्जाम पैटर्न प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू में क्या क्या आता है। आईबीपीएस क्लर्क सेम, यानी कि जिसकी भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको वहां इन डिटेल मिल जाएगी। बेसिकली ये पैटर्न होता है मेंस में
देखो मेंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा, यानी कि आरआरबी क्लरिकल लेवल थोड़ा सा इजी होता है, लेकिन मेंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन मेंस तभी हम दे सकते हैं जब हम प्रीलिम्स क्लियर करेंगे। जो भी बच्चे अब तक 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी गलतियां क्या है? गलतियां यही है कि उन्होंने बेसिक के ऊपर काम नहीं किया। तो आप अगर बिगिनर हो इसलिए वीडियो देख रहे हो, तो आपको पहले बेसिक के ऊपर काम करना है। देखो नॉर्मली हमारा मेंस ऐसे होता है कि 200 टू 225 मार्क्स का हमारा मेंस होता है। या आईबीपीएस पीओ का मेंस के बारे में यहाँ लिखा है, वैसे आपको आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क सबका पैटर्न आपको गूगल पे मिल जाएगा, वो आपको देखना है, वो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम में प्रीलिम से मेंस में कौन सा सेक्शन बढ़ता है? एक सेक्शन होता है जनरल अवेयरनेस और दूसरा सेक्शन होता है कंप्यूटर अवेयरनेस। एंड अगर ऑफिसर लेवल मेंस है तो उसमें बढ़ता है लेटर एंड एसे राइटिंग। इतना। चलो आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट एंड सिलेबस जो कि मैं डिस्कस कर रहा था। अब देखो, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, करंट अफेयर्स एंड कंप्यूटर, ये होता है प्रीलिम्स का हिस्सा। आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीओ, ये दो एग्जाम में आपको मिलेंगे सिर्फ रीजनिंग एंड क्वांट। बाकी सभी एग्जाम में मिलेंगे आपको रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश प्रीलिम्स में। एंड मेंस का हिस्सा होंगे ये 4 सब्जेक्ट नॉर्मली। एंड आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ एंड थोड़े बहुत स्पेसिफिक एग्जाम्स जैसे कि आरबीआई असिस्टेंट है, उनमें आपको मिलेंगे ये 5 सब्जेक्ट। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया है, यानी कि आपको कौन से सब्जेक्ट करने हैं, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश। पहला इंपॉर्टेंट ये 3 सब्जेक्ट करना है। एंड उसके बाद करंट अफेयर्स एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। करंट अफेयर्स कितना करना है, कब से करना है, उसके बारे में हम आगे कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, अब जाते हैं सिलेबस के ऊपर। रीजनिंग जो इतना गंदा दिख रहा है वो इतना गंदा नहीं है, वो इजी है। क्या क्या है इसमें? सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि पजल। सिलेबस के बारे में यानी कि ये दिया है इतना है, लेकिन इतना ज्यादा कुछ नहीं है। देखो पहला है सिटिंग अरेंजमेंट पजल, ये होता है पजल। इसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, यानी कि आप बोल सकते हो 50 to 60% इंपॉर्टेंस सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल का है रीजनिंग के इसमें। उसके बाद इनइक्वेलिटी जो 5 मार्क्स का आता है, सिलोगिज्म जो 5 मार्क्स का आता है, इनपुट आउटपुट जो मेंस का हिस्सा रहता है, डेटा सफिशिएंसी जो मेंस का हिस्सा रहता है, एंड थोड़े बहुत ऑफिसर लेवल प्रीलिम्स में इजी लेवल आता है डेटा सफिशिएंसी। उसके बाद ब्लड रिलेशन जो प्री एंड मेंस का हिस्सा दोनों का हिस्सा रहता है। कोडिंग डिकोडिंग जो प्री का हिस्सा रहता है 5 मार्क्स जिसमें आते हैं, एंड मेंस का हिस्सा अगर रहता है तो उसमें भी 5 मार्क्स आ सकते हैं। एंड ये थोड़ा सा मेंस में डिफिकल्ट हो जाता है, प्रीलिम्स में बहुत आसान होता है। ऑर्डर एंड रैंकिंग प्री में भी होता है, मेंस में भी होता है, 1 मार्क्स का आता है प्री में। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा बेट सीरीज, सिर्फ न्यूमेरिक सीरीज, ये होता है 5 मार्क्स का जो आता है हमारे प्रीलिम्स में। मेंस में भी इसके आरआरबी क्लरिकल, आरआरबी पीओ ऐसे एग्जाम में मेंस में भी दिख सकता है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन यानी कि डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चन जो प्रीलिम्स एंड मेंस का हिस्सा होता है, लेकिन प्रीलिम्स में 2 to 3 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद मिसलिनियस, मिसलिनियस में 1-2 क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि वर्ड स्वैपिंग वाला होता है, या एक वर्ड में यानी कि रीजनिंग जो वर्ड है उसमें फर्स्ट, फोर्थ एंड सिक्स नंबर से कितने मीनिंगफुल वर्ड बनते हैं, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे इसमें आते हैं। ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे धीरे धीरे आगे क्या होता है रीजनिंग में। अब देखो रीजनिंग के बारे में थोड़ा सा यहाँ मैं डिस्कशन करता हूँ। रीजनिंग आता है आपका 35 मार्क्स का। चलो रीजनिंग आता है 35 मार्क्स का। रीजनिंग वन ऑफ द इजिएस्ट सब्जेक्ट समझा जाता है हमारे बैंकिंग एग्जाम में, जिसका प्रिपरेशन प्रैक्टिस 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 के ऊपर है। सिलेबस आपका एक मंथ में कवर हो सकता है रीजनिंग का, प्रीलिम्स का। एंड उसके बाद जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका रीजनिंग अच्छा होता जाता है। कॉमन मिस्टेक्स बच्चे क्या करते हैं, सभी सब्जेक्ट को सेम टाइम नहीं देते। इंग्लिश उनका अच्छा नहीं होता तो इंग्लिश का टाइम वो कम कर देते हैं, और इंग्लिश का टाइम वो देते हैं रीजनिंग को, क्योंकि रीजनिंग उनको मजा आने लगता है। ये पहले से आपको जो सच्चाई है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रीजनिंग के ऊपर वो फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि गलत है। आपको पहले जो आप बिगिनर हो तो तीनों सब्जेक्ट के ऊपर सेम टाइम देना है। रीजनिंग जो 35 मार्क्स का आता है उसमें 15 to 20 मार्क्स का आपका पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आता है। उसके बाद इनइक्वेलिटी, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉग,
एंड अल्फा न्यूमेरिक, ये 10 से 15 मार्क्स का आ सकता है। एंड उसके बाद आपका जो ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, मिसलेनियस क्वेश्चन है, वो आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग है, वो 3, 4 या 5 मार्क्स का एग्जाम में दिख सकता है। इतना होता है रीजनिंग। हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे कैसे प्रिपरेशन करना है। क्वांट के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, यानी कि सिलेबस देखो, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज इनइक्वालिटी यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक, बहुत सारे टॉपिक होते हैं अरिथमेटिक में, जैसे कि रेशो प्रोपोर्शन, एवरेज, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ट्रेन के रिलेटेड क्वेश्चन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे आगे बढ़ेंगे आप, वो हम देखेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन सबसे ज्यादा, यानी कि रीजनिंग में जैसे पजल इंपॉर्टेंट, वैसे क्वांट में डीआई इंपॉर्टेंट उतना ही, यानी कि ये 10 to 15 मार्क्स का पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। या तो 2 डीआई होंगे या तो 3 डीआई हमारे एग्जाम में देखे जाते हैं, यानी कि 35 में से 15 मार्क्स तक हमारा 15 मार्क्स तक हमारा डीआई पूछा जाता है। डेटा सफिशिएंसी जो मेंस का हिस्सा रहता है। बाकी ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक मैंने बोला है, यही आपके मेंस का भी हिस्सा रहता है। पहले बेस क्लियर करना है, उसके बाद मेंस के ऊपर जाना है। मेंस इसी का ही एडवांस लेवल होता है। चलो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ करते हैं। 35 मार्क्स का आता है, जिसमें मैंने बोला कि 15 मार्क्स का आपका डी आता है। उसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, एंड आपका डी आई। ये यानी कि ये 10 मार्क्स का, ये 15 मार्क का। ये अगर 15 मार्क्स का आया तो ये 10 मार्क का, यानी कि 25 मार्क्स का। 90% आपके एग्जाम्स में 25 मार्क्स का आपका यही आता है। एंड 10 मार्क का आता है आपका अरिथमेटिक। थोड़े बहुत एग्जाम में आपका 15 मार्क्स आ सकता है अरिथमेटिक। एंड 90% एग्जाम्स में, नहीं 90 भी नहीं बोलूंगा, 95% एग्जाम्स में आपका अगर इतना भी कवर है, 25 मार्क्स आप एग्जाम में लेके आ सकते हो, तो आप प्रीलिम्स कवर कर सकते हो, यानी कि सॉरी प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो। बच्चे फंस जाते हैं, मेरा अरिथमेटिक नहीं आता, अरिथमेटिक नहीं आता, अरिथमेटिक में नहीं आता। अरिथमेटिक तक आप मॉक में तभी पहुंच पाओगे जब तक आपका ये वाला स्पीड नहीं बढ़ेगा, तब तक आप यहाँ नहीं पहुंचोगे। तो ये आपका बेस है, बेस आपका बहुत अच्छा होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार सुनो इस बात को, ये आपका बेस है, एंड बेस आपका अगर बेसिक आपके अच्छे नहीं है, तो आप अरिथमेटिक तक एग्जाम में पहुंच ही नहीं पाओगे। अरिथमेटिक का प्रिपरेशन करोगे, लेकिन एग्जाम में एक भी क्वेश्चन को हाथ ही नहीं लगा पाओगे। तो ये सबसे ज्यादा पहले इंपॉर्टेंट है, बेसिक। उसके बाद जाते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में देखो, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस करेक्शन, पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक, रीडिंग कॉम्प्रेhension, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैरा सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड स्वैप, वर्ड रीअरेंजमेंट, सेंटेंस बेस्ड ऑर्डर। अब देखो, इस सभी को देखा आपने, देखने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आता स्टार्टिंग में। इंग्लिश इज ऑल अबाउट, देखो इंग्लिश के बारे में मैं डिस्कशन करता हूँ। इंग्लिश इज ऑल अबाउट योर रीडिंग स्किल, कि आपका रीडिंग एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, उसके ऊपर आपका इंग्लिश डिपेंड है। मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से एक बार सुनो। आपका रीडिंग एंड आपका अंडरस्टैंडिंग कितना अच्छा है, उसके ऊपर आपका इंग्लिश डिपेंड है। इंग्लिश के बारे में मैं डिटेल यहाँ बताऊंगा, वो आपको फॉलो करना है। एंड इंग्लिश के बारे में मैंने और डिटेल में सेपरेट भी इंग्लिश क्वांट रीजनिंग के बारे में मैंने वीडियो बनाई बनाई वो भी आपको प्रेफर करना है। क्यों? क्योंकि आप उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि उसमें आपको डिटेल्ड एक एक सब्जेक्ट के बारे में पता चलेगा। यहाँ जाते हैं इंग्लिश में, मैंने क्या बोला, रीडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर्स। अब देखो, करंट अफेयर्स का डिस्कशन में यही करने वाला हूँ। करंट अफेयर्स क्या है? करंट अफेयर्स में देखो, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, स्टेट करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स न्यूज। अब देखो, इसको इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करना है। अब देखो, यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एंड बाकी सभी भी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन देखो, करंट अफेयर्स में पहला मिस्टेक्स कौन सी नहीं करनी है। गलती से भी स्टैटिक अवेयरनेस का मैं कौन सा तो कोर्स कंप्लीट करता हूँ,
अगर ये वीडियो देख रहे हो तो गलती से भी एक गलती नहीं करनी है, स्टैटिक अवेयरनेस का कौन सा भी कोर्स कंप्लीट नहीं करना है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का कौन सा तो कोर्स कंप्लीट करता हूँ, वो भी आपको नहीं करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, बैंक, क्योंकि इसमें टाइम जाएगा। आपको पहले, अगर आप प्रीलिम्स नहीं क्लियर करते तो मेंस में नहीं जाओगे। पहले आपको बेस क्लियर करना है। बेस आपका रहेगा मैथ्स आपका, रीजनिंग आपका, इंग्लिश आपका। पहले इसके ऊपर काम करना है, फिर यहाँ शिफ्ट होना है। अब देखो करंट अफेयर्स का क्या क्या बच्चे गलतियां करते हैं। आप जनवरी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे और आपका एग्जाम रहेगा दिसंबर में, तो जनवरी से जो जून तक एग्जाम प्रिपरेशन किया वो जीरो, यानी कि उसका महत्व जीरो हो जाएगा। एग्जाम में करंट अफेयर्स 6 मंथ का पूछा जाता है, या ज्यादा से ज्यादा 8 मंथ। पहले 4 मंथ यानी कि एग्जाम से पहले वाले 4 मंथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो वो 4 मंथ आपको अच्छे से करने हैं। उससे पहले वाला कुछ भी प्रिपरेशन आपने नहीं किया तो भी चल सकता है। इसलिए अब देखो, जिन जिन बच्चों ने, मैंने देखा है, खुद मेरे आंखों से देखा है, प्रीलिम्स नहीं निकलती और उन्होंने मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, उन्होंने जीए में आपका उनका टाइम दिया है, और वो सभी टाइम उनका वेस्ट हुआ है। 6 6 मंथ का प्रिपरेशन किया है, 8 8 मंथ का प्रिपरेशन किया है जीए का, एंड वो मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं हुए। तो ये सभी टाइम जो 2 2 घंटे डेली आप दे रहे हो, वो आपका सभी वेस्ट हो जाएगा अगर आपका प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर होता। तो पहले स्टेप वाइज जाना है, पहले प्रीलिम्स फिर अब बहुत से बच्चे, बहुत से टीचर बच्चों को समझाते टाइम समझाते हैं कि आपको क्या करना है, आपको प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों को साथ में लेकर जाना है। अब आप ही सोचो, टाइम एंड वर्क आपने लिया, टाइम एंड वर्क का आपका बेसिक क्लियर नहीं है, बेसिक क्लियर नहीं है, उसके पहले आप एडवांस का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। अगर आपने रीजनिंग में आपको नॉर्मल पजल नहीं आते, आपके प्रीलिम्स लेवल पजल नहीं आते, तो मेंस लेवल आप पजल नहीं कर सकते। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन इजी लेवल का नहीं आता, तो डिफिकल्ट लेवल का नहीं कर सकते। अगर आपको डीआई प्रीलिम्स लेवल का नहीं आता, तो मेंस लेवल का आप नहीं कर सकते। अगर आपको इंग्लिश के प्रीलिम्स लेवल के आपके आरसीज अंडरस्टैंड नहीं होते, पैराजम्बल अंडरस्टैंड नहीं होता, तो आप मेंस लेवल पैराजम्बल, मेंस लेवल कंटेंट नहीं कर सकते। ये बेसिक है, ये समझ लो आप। समझ में आ रहा है, आप दोनों साथ में नहीं लेके जा सकते। लेकर जा सकते हो करंट अफेयर्स को, ये बेसिक कवर होने के बाद आप एडवांस के ऊपर शिफ्ट हो सकते हो। दोनों साथ लेकर जाना, यानी कि बेसिक कवर करके उसके बाद एडवांस के ऊपर शिफ्ट होना, ये होता है। करंट अफेयर्स के बारे में मैंने क्या बोला, लास्ट के स्टैटिक अवेयरनेस करके नहीं बैठना है। बैंकिंग, जब आपका प्रिपरेशन स्टार्ट होगा उसी दिन से आप बैंकिंग, फाइनेंशियल, जो भी डेली के करंट अफेयर्स आते हैं उसमें से ही बैंकिंग अवेयरनेस करना है, उसमें से ही स्टैटिक अवेयरनेस करना है। वहां से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते। अगर आप एक पीडीएफ प्रेफर कर रहे हो, उसमें आरबीआई के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आई, आरबीआई का स्टैटिक वाला जो क्या बोलते हैं, जो इंफॉर्मेशन होता है वो उस न्यूज के नीचे कवर किया जाता है। आरबीआई के बारे में आपको अलग से पढ़ने की स्टैटिक अवेयरनेस जरूरत नहीं है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस। कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा, जो कि आरआरबी क्लर्क, आरआरबी के क्लर्क एंड पीओ, फिर आरबीआई असिस्टेंट, एंड बहुत सारे एग्जाम में आपके लिए काम होता है। इसके लिए आपको एक ही करना है, एक टीचर का नाम बताता हूँ, अरोरा एजुकेटर कह के। अब देखो, आप अगर सच में सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो सभी चीजें को आपको साथ में लेकर जाना है। और कैसे लेकर जाना है, यानी कि थोड़ा 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 कंटेंट, लेकिन कंसिस्टेंटली आपको 6 मंथ 8 मंथ तक प्रिपेयर करना है। तभी आपका सिलेक्शन 1 साल में हो सकता है, नहीं तो 99% चांसेस है कि नहीं होगा। सच्चाई, जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलूंगा। 99% चांसेस कि नहीं होगा, अगर इस 6 मंथ में आपने अच्छे से प्रिपरेशन कंसिस्टेंटली नहीं किया। अब देखो, अरोरा एजुकेटर कह के एक टीचर है, आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, उनकी कौन सी भी वीडियोस देखना स्टार्ट करो, और वीडियोस का प्लेलिस्ट देखना है आपको। 30 30 मिनट डेली देखना है, कंसिस्टेंटली डेली 30 30 मिनट देखना है। वो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड तक, जब तक 6 मंथ 8 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे, तब तक आपका कंप्यूटर अवेयरनेस 30 30 मिनट्स, जो कि आप 1.5 के स्पीड से अगर देखोगे तो 20 मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाएगा, 20 25 मिनट्स में। और वो आप, यानी कि आपका
कंप्यूटर अवेयरनेस तब तक कवर हो जाएगा जब बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, यानी कि आरआरबी क्लर्क का मेंस में जाने के बाद, प्रीलिम्स कवर होने के बाद वो कंप्यूटर का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। आप अभी से करोगे 20-20 मिनट्स या 30-30 मिनट्स, तो आपका यहाँ आपका बर्डन भी नहीं होगा, तो दिमाग में अच्छे से चीजें घुस जाएंगी। एक आपने प्लेलिस्ट ली, उसको उसमें 50 वीडियोस है, 50 वीडियोस आपके 2 मंथ में कवर हो गए। उसके बाद वही 50 वीडियोस बाद में देखी, वही 50 वीडियोस बाद में देखी, तो आपका 3 बार एक ही वीडियो से उसका रिवीजन हो गया, आपका कंप्यूटर अच्छा हो जाएगा। बस इतना ही कहूंगा मैं आपको। कंप्यूटर। अब देखो आगे बढ़ते, आगे मैं जाता हूं। आपका आईबीपीएस का कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर क्या बोल रहा है हमें? कैलेंडर यही बोल रहा है कि प्रीलिम्स की एग्जाम 27 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, और प्रीलिम्स का सॉरी हमारा पहला मेंस 13 सितंबर को है। अब देखो ये है ऑफिसर स्केल 1, ये है ऑफिसर स्केल 2, स्केल 3, ये आपको गूगल के ऊपर मिल जाएगा। ऑफिस असिस्टेंट यानी कि आरआरबी क्लर्क, ये आरआरबी सॉरी आईबीपीएस पीओ, ये आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर, आईबीपीएस क्लर्क यानी कि कस्टमर, अब लास्ट ईयर से इसका नाम चेंज किया है, यानी कि इसी साल से बोल सकते हो आप, कस्टमर सर्विस एसोसिएट इसको कहा जाएगा। यानी कि इसके आप एग्जाम डेट्स देख सकते हो। मैंने क्या किया है देखो, कि आपकी फर्स्ट प्रीलिम्स एग्जाम कब होने वाली है, उसको मैंने नोट किया है 27 जुलाई, एंड फर्स्ट मेंस होने वाली है 13 सितंबर। आज है 26 जैन, एंड अगर मैं यहाँ तक कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास है 6 मंथ प्रीलिम के लिए, एंड यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ो कि 8 मंथ आपके पास है मेंस के लिए। पहला मेंस आने के लिए 8 मंथ, पहला प्रीलिम्स आने के लिए 6 मंथ। हम धीरे धीरे हमारे प्रिपरेशन जर्नी के ऊपर जा रहे हैं। हमारे पास कितना टाइम है ये मैंने देख लिया। यहाँ से आगे एक सिलसिला चालू होता है, जो होता है आपके बहुत सारे, जितने मैंने आपको एग्जाम्स दिखाए वो सभी एग्जाम्स एक साथ आपके सामने आएंगे। एक एग्जाम होने के बाद दूसरे एग्जाम, एक की प्री, दूसरी की मेंस, दूसरी की प्री, एक की मेंस, यानी कि इतना डेंजर हो जाता है अगर आपने इस 6 मंथ में प्रिपरेशन नहीं किया अच्छे से, तो उसमें आपका भी हो जाता है जंबल, आपका हो जाता है पजल, आप उसमें फंस जाते हो और आप उससे बाहर ही नहीं निकलते हो, जो कि बहुत सारे बच्चों का होता है। बोल सकते हो कि 50, 60, 70% बच्चों का वही हाल हो जाता है, उसमें वो फंस जाते हैं। वो आपका नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर आपको लगता है तो आपको ये 6 मंथ का यूटिलाइजेशन अच्छे से करना होगा। पहला प्रीलिम्स 27 जुलाई, पहला मेंस 13 सितंबर। 6 मंथ आपके पास है प्रीलिम्स के लिए, 8 मंथ आपके पास है मेंस के लिए। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम स्ट्रेटजी फॉर बिगिनर्स। अब देखो, बिगिनर्स हो या इंटरमीडिएट हो या पहले से, यानी कि कब से भी 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, इंग्लिश की स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से सेम रहेगी, कुछ भी उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। अब देखो इंग्लिश में गलतियां क्या होती है, इंग्लिश को बच्चे टाइम नहीं देते। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से एक बार, जो मैंने थोड़ी देर बाद बोला, रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश में क्या होता है, रीजनिंग बच्चों को आने लगता है अच्छे से, क्वांट बच्चों को अच्छे से सुधारना होता है, लेकिन इंग्लिश के ऊपर डेली काम नहीं करते हो। इंग्लिश के ऊपर क्या होता है, टाइम देना पसंद नहीं करते, जैसे कि मैं भी करता था, लेकिन मेरा थोड़ा सा अलग क्या था, मेरे पास टाइम बहुत कम था क्योंकि मैं जॉब करता था। तो इंग्लिश का मैं थोड़ा सा रीडिंग करता था और मेरा एनालिसिस जो था वो सबसे ज्यादा अच्छा रहता था। मुझे पता था कि इंग्लिश से मुझे इतने ही मार्क्स लेके आने, इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, बस मुझे 15 मार्क्स मिल गए, 15 मार्क्स, 18 मार्क्स मिल गए, बस है मेरे लिए। मैं क्वांट रीजनिंग से इतने मार्क्स लेके आऊंगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो वैसे मैं फोकस करता था। तो सबकी यानी कि जो स्ट्रेटजी रहेगी वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन बच्चों से जो कॉमन मिस्टेक मैंने देखी वो वही, धीरे धीरे रीजनिंग के ऊपर ज्यादा शिफ्ट होना, क्योंकि प्रीलिम्स लेवल पजल्स छूटने लगते हैं, फिर मेंस लेवल में मजा आने लगता है, क्वांट में भी सेम होने लगता है, लेकिन इंग्लिश में सेम गलती वो आपको नहीं करनी। अब देखो मैं जब स्ट्रैटेजी बनाता हूँ तो मैं कम से कम देखो 9 घंटे का स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ। अगर आपको सच में सिलेक्शन लेना है तो 9 घंटे डेली पढ़ना ही होगा कम से कम। इसको रीजनिंग को देने हैं 3 घंटे, क्वांट के देने हैं 3 घंटे, इंग्लिश को देने हैं 3 घंटे इनिशियल 3 मंथ में। उसके बाद आपका स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगा, जो कि जिसमें ऐड हो जाएगा करंट अफेयर्स एंड आपका मेंस लेवल या प्रीलिम्स का मॉक्स बहुत सारे हो। इंग्लिश सरदर्द कैसे करे टैकल, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले। अब देखो यहाँ मैंने कुछ लिखा है बहुत सारा, इंग्लिश सरदर्द कैसे करे टैकल। एक 1 आवर डेली एक
टीचर चूज करना है, जो भी आप चूज करें। क्या आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए? लिया तो भी चलेगा, जो कि अच्छा होता है। नहीं लिया तो भी चलेगा। अब देखो, इंग्लिश का एक टीचर कौन सा भी फॉलो करो। निमिषा बंसल है एक टीचर, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। उसके बाद अड्डा 247 उसके ऊपर है। ओलियो बोर्ड है उसके ऊपर है। इंग्लिश के बहुत सारे टीचर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, जो आप 3-4 दिन उन सभी टीचर से सीखने की कोशिश करो। जो आपको अच्छा लगे उसको आपको डेली देखना है। अब देखो, 1 आवर जब आप एक टीचर से पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एरर डिटेक्शन को कैसे टैकल करना है, पैराजम्बल को कैसे टैकल करना है, उनकी सोच क्या है, वो कैसे सोच रहे हैं। अगर डेली 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 6 मंथ तक 1 आवर आप देख रहे हो, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्या चल रहा है, एरर डिटेक्शन कैसे सॉल्व करना है, ये कैसे सॉल्व करना है, सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे, यानी कि कैसे सीखा जा सकता है। सीखना प्रोसेस बहुत बड़ी है यहाँ। जैसे आप डेली 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 कंसिस्टेंटली कर रहे हो, तो एक, यानी कि 2-3 मंथ बाद आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, एरर ऐसे सॉल्व करना है। एक ही टीचर से डेली 1-1 घंटा आपको पढ़ना होगा इंग्लिश के लिए। दूसरा पॉइंट जो मैं बताता हूँ सभी बच्चों को, एक मॉक 20 मिनट की होती है हमारी इंग्लिश की। एक मॉक लगानी है डेली, उसका 40 मिनट करना है एनालिसिस। यानी कि वो मॉक लगाने के बाद 40 मिनट उसी में स्पेंड करना है कि ये एरर कैसे आया। अब देखो, मैं आपको जो बता रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करो। जो भी आपको करना है दिल से करना है। 40 मिनट एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आपने एक एक चीज देख ली कि इसके बाद यही क्यों आया। उसके बाद जो भी सॉल्यूशन आपको मिल रहे, यानी कि मॉक देने के बाद सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन आप अच्छे से देख रहे हो। एरर डिटेक्शन में इस एरर के बाद, यानी कि इसी वर्ड के बाद ये आता है, ये आपको समझ में आ गया। एरर क्यों आया वो आपको समझ में आ गया। ये आपने क्या किया, एक मॉक लगे, टोटल 3 आवर्स का मैंने बताया था। एक 1 आवर यहाँ गया, 1 आवर आपका गया, 20 मिनट्स आपने मॉक लगाए, 40 मिनट्स आपने उसका एनालिसिस किया। उसके बाद सेम ये किया आपने मॉर्निंग में। उसके बाद आपने किया 20 मिनट्स, यानी कि दोपहर के टाइम में 20 मिनट्स आपने सेम मॉक का रिवीजन किया। उसके बाद शाम के टाइम में आपने, यानी कि 6 या 8 बजे आपने सेम मॉक का फिर से एक बार रिवीजन किया। ये ट्रिक इतनी ज्यादा काम करती है, बाकी कौन सी भी मुझे पता नहीं है इतनी ज्यादा। क्योंकि आपने सेम मॉक के सेम क्वेश्चंस को 3 बार देख लिया। एक बार मॉक में 4 बार देख लिया अभी तक, एक बार मॉक देते टाइम देख लिया। उसके बाद मॉक का एनालिसिस 40 मिनट किया, यानी कि वो अंडरस्टैंड किया। सेम मॉक को आपने 20 मिनट्स दोपहर को देखा, सेम मॉक को आपने शाम को 20 मिनट्स देखा। तो आपको समझ में आ गया कि वर्ड्स के मीनिंग क्या है, एरर का आंसर क्या है, पैराजम्पल का आंसर क्या है। सेम मॉक देखा। अब देखो, एक वीक में आपने 5 दिन, यानी कि मंडे टू फ्राइडे आपने ये किया, और सैटरडे और संडे में आपने उसका रिवीजन किया। तो आप एक मंथ में 20 मॉक दे रहे हो। 20 मॉक आप 4 टाइम देख रहे हो, 4 टाइम रिवीजन है, यानी कि 5 टाइम बोल सकते हो। एक मॉक देना, उसके बाद 3 टाइम उसका रिवीजन, एंड सैटरडे संडे वाला वही 3 या 4, वही जो 5 मॉक हो गई उसका रिवीजन। आप सोच सकते हो, यानी कि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये ट्रिक काम करती है। 5 दिन आपने मॉक लगाए, 5 दिन आपने सेम मॉक 4-4 बार देखी। उसका रिवीजन आप सैटरडे संडे कर रहे हो, सैटरडे संडे उसी मॉक को आप सभी मॉक को देखा, तो आपका रिवाइज हो गया। आप वो सोच सकते हो कि कितने वर्ड्स आपने अंडरस्टैंड किए, यानी कि सेम सेम। अब देखो, इंग्लिश में ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट अगर कंटेंट आपने कंज्यूम किया तो उसका कुछ भी बेनिफिट नहीं। मॉक में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसमें से जो क्वेश्चन है वही एग्जाम का हिस्सा बनते हैं 90% ऑफ टाइम्स। तो वही आपको करना है। आपने सेम मॉक का रिवीजन किया तो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ने लगी धीरे धीरे धीरे। एक मंथ में आपने 20 मॉक लगाए, 20 मॉक का आपने 5 टाइम्स आपने रिवीजन किया। 20 into 5 100 टाइम आपने कितने मॉक, 20 मॉक्स आपने देख लिए। अब देखो, आपके पास है कितने मंथ, आप सोचो कि आपके पास 4 या 5 मंथ है। 4 मंथ यहाँ लिखा है, 4 मंथ में आपने लगाए 80 मॉक। 80 मॉक को अगर आपने into 5 किया तो 400 टाइम्स आपने मॉक देखा है। एक मॉक में 35 क्वेश्चन होते हैं, अगर 80 मॉक में से 35 क्वेश्चन आपने देख लिए, तो ये 80 into 35 कैसे करते हैं, 35 का डबल 70, 80 का हाफ 40, 7 into 4, 7 चौका 2800।
इतने क्वेश्चन आपके कवर हो गए, इतने क्वेश्चन का रिवीजन आपका कितने टाइम हो गए, 4-4 या 5-5 टाइम हो गए, तो आप सोच पाओगे कि 101% आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। और ज्यादा डिटेल में अगर इसको देखना है तो इंग्लिश का सेपरेट एक वीडियो बनाए, वो आप देख लेना। इंग्लिश 101% इससे सुधारा जा सकता है। बाकी जो होगा 30 मिनट या 20 मिनट आपको डेली इसका रीडिंग करना है, यानी कि कौन सा भी बुक लो और रीड करना स्टार्ट करो। बुक लो, एडिटोरियल लो और रीड करो। रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है, और अगर यहाँ तक आपको, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अच्छा लग रहा है तो। अगर गलत लग रहा है तो आप नहीं किया तो भी चलेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं मैथ्स के ऊपर। अब देखो, इंग्लिश में आपको सेम चीजें 6 मंथ तक करनी है, तभी आपका इंग्लिश अच्छा होने वाला है, नहीं तो इंग्लिश अच्छा नहीं होगा। सेम 2 साल 3 साल तक भी नहीं होगा। मैं ये लिख के दे सकता हूँ। आपको सेम चीजें बार बार करनी है। वही है बैंकिंग एग्जाम क्लियर करने का यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी। आगे मैथ्स के ऊपर आते हैं। मैथ्स में पहले क्या होता है, पहले बेस क्लियर करना। पहला 1 मंथ होगा वो बेस क्लियर करने के ऊपर होगा। अब देखो, मैंने क्या बोला है, 3 आवर्स। स्क्वेयर क्यूब, बेसिक में क्या क्या आता है, स्क्वेयर क्यूब, फ्रैक्शन टेबल, टेबल, स्क्वेयर रूट, क्यूब रूट। इसको आपको पहले 1.5 घंटे देना है। हर दिन 1.5 घंटे देकर आपको इसको पहले कवर करना है। स्क्वेयर क्यूब, स्क्वेयर रूट, क्यूब रूट, फ्रैक्शन टेबल, टेबल। उसके बाद आपको क्या करना है, कंप्लीट 1 मंथ तक 1.5 घंटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर्स। अब देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे भागने की कोशिश करेंगे, डीआई भी करेंगे, अरिथमेटिक भी करेंगे, और क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ उसका कारण भी यही है कि आपने बेसिक कवर नहीं किया। आप अगर बेसिक लेवल यानी कि नए बच्चे हो, प्लीज भागो मत। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, जितना ज्यादा भागोगे उतना ज्यादा गिरोगे। भागो मत, धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें के ऊपर फोकस करो, बेस क्लियर करो। आपको क्या बोल रहा हूँ, एक एक 1.5 1.5 साल बाद भी बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं होता, और बेसिक क्लियर नहीं होता और 1.5 साल तो क्लियर, 1.5 साल या 2 साल हो गए होते, तब भी वो भागना स्टार्ट करते, क्योंकि उनको फिर नहीं अच्छा लगता कि फिर बैक टू बेसिक। कैसे जाओ बैक टू बेसिक, अगर आप पुराने भी स्टूडेंट हो, ये 3-4 मंथ में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किए, तो भी प्लीज बैक टू बेसिक। क्योंकि आप भागे हो, मुझे पता है क्यों। क्योंकि वो जो 3-4 मंथ थे वो भागने वाले ही 3-4 मंथ थे। क्योंकि उस टाइम में कुछ भी एग्जाम का टाइम होता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जहाँ कुछ भी समझ नहीं आता। जो ये बोल रहा है वो बोल रहा है, आप भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो, कुछ भी प्लान नहीं है, कैसे भी चल रहा है। ऐसे ही होता है। आपको बैक टू बेसिक अगर 2025 आपको सक्सेसफुल ईयर करना है तो। अब देखो यहाँ मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, टेबल्स, यहाँ स्क्वायर क्यूब, क्यूब रूट, फ्रैक्शन टेबल, टेबल, स्क्वेयर, आपके क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सभी आपको 1.5 घंटे देकर करना है। उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले 2 दिन यानी कि मंडे ट्यूसडे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया, उसके बाद नेक्स्ट 2 डेज सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन किया, फिर 2 दिन आपने नंबर सीरीज। अब देखो ये क्या है, ये 15 मार्क्स का आता है हमारे एग्जाम में, या तो 10 मार्क का आता है। इनमें से दो दो अगर आए तो 10 मार्क, 3 आए तो 15 मार्क। 10 to 15 मार्क्स का आता है। बच्चों का इसमें कमांड इतना ज्यादा स्पीड से नहीं होता, इसलिए वो अरिथमेटिक तक नहीं पूछते। एक एक चीज को के ऊपर हम काम करेंगे। हमने क्या किया, 2 दिन ये किया, 2 दिन ये किया, 2 दिन ये किया। हमारा इनिशियल फेज है, तो हमारा काम क्या है कि हम अंडरस्टैंड करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे क्वेश्चन सही करना है। पहला काम हमारा क्वेश्चन आना चाहिए, उसके बाद ही हम स्पीड के ऊपर काम करेंगे। क्वेश्चन नहीं आया तो हम स्पीड के ऊपर नहीं कर सकते। तो पहला काम हम कर रहे हैं, स्पीड के ऊपर काम कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, और ये बेसिक स्क्वायर स्क्वायर टेबल। अब देखो, 2 दिन ये किया, 2 दिन ये किया, 2 दिन किया, संडे आपकी छुट्टी, फिर से एक बार 2 दिन ये किया, 2 दिन, यानी कि 8 दिन आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा, 8 दिन आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, 8 दिन आपका नंबर सीरीज एंड रॉन्ग नंबर सीरीज। अब क्या होगा, आपका बेसिक क्लियर है, आपको पता चल गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने। यूट्यूब पे देखो, कहाँ से भी देखो, वीडियोस देख के समझने की कोशिश करो कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते। आपको अब समझ में आ गया है 1 मंथ के बाद।
आपने आपका बेसिक के ऊपर काम किया है और आपको समझ में आ गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन कैसे सॉल्व करते हैं, नंबर सीरीज कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये आपको डेली प्रैक्टिस में रखना ही। अब क्या होगा, जो आपने डेली 1.5 घंटे किया वो आपको फिर आधा आधा घंटा करना है। आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ आपने चिपका दिया है कि स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, टेबल्स एंड आपका फ्रैक्शन टेबल, इसको आपने चिपका दिया है आपके सामने। आप जा रहे हो और आप पढ़ाई कर रहे हो। अब देखो, मैंने जैसे कि क्यूब्स किए थे, क्यूब्स रटे थे, मैंने क्यूब्स रटे थे 2 या 3 साल पहले। अब क्या मैं उसको रिवाइज कर सकता हूँ क्या? मराठी में, मैं मराठी स्टूडेंट हूँ ना, तो मराठी में रटे थे। जैसे कि इंग्लिश में जितना आता है उतना इंग्लिश में करूंगा, उसके बाद आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने भी ऐसे सामने चिपकाए थे और मैं डेली देखता था। देखने से क्या होगा, 6 मंथ में आपको सभी चीजें समझ में आ जाएगी कि कैसे कैसे क्या क्या चलता है। आपके सामने वो सभी होना चाहिए। जैसे कि क्यूब्स, एक का एक, दो का 8, तीन का 27, चार का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 729, 10 का 1000। अब देखो, 11 से मुझे मराठी में पाठ है, 11चा 1331, 1728, 2197, 2744, 3375, 4096, 4913, 5832, 6829 आणि 8000। अब देखो, ये मैंने 11 से 20 तक रटे हुए हैं, वहां तब रटे हुए। अब गलती से अगर कुछ मिस्टेक हो गई होगी तो माफ कर दीजिए, लेकिन यही है, जो रटे हैं वो मुझे अभी तक, यानी कि रटे हुए हैं, जो रटे हो रटे हुए हो। ओके, ऐसे आपको सामने चिपकाने हैं। अब देखो, 1 मंथ आपने इसकी प्रैक्टिस की है तो आपको आने लगा है, कंसिडर किया जा सकता है, यानी कि आप फेब फेब कंप्लीट इसमें गए हैं आपका, तो आपको आने लगा है। मार्च में शिफ्ट जब हो गए तो आधा घंटा आपने सामने और जो देखा लिखा है वो आप आधा घंटा देख रहे हो। उसके बाद 1 आवर तक आपको 20, जो आपने सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन किया, प्रैक्टिस दो दिन, अब वो आपको भी आने लगा है, तो आप 20 क्वेश्चन ये सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के कर रहे हो। उसके बाद जो सेकंड मंथ है उसमें आप 1.5 घंटा 2 दिन फिर से एक बार रेशियो, एवरेज एंड परसेंटेज के ऊपर दे रहे हो। किसके ऊपर दे रहे हो? रेशियो, एवरेज, 2 दिन 2 दिन 2 दिन 2 दिन, यानी कि 8 दिन आपने रेशियो के ऊपर दिया, 8 दिन एवरेज, 8 दिन परसेंटेज। आप बोलोगे कि हम क्या यही करते बेटे? मैंने पहले से बोला कि जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा 1% भी कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा। ये 3 टॉपिक बैंकिंग हमारे क्वांट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपका बेस क्लियर होता है। ये जो सब कुछ चल रहा है, ये बेसिक का काम चल रहा है। ये आपका अरिथमेटिक के 3 टॉपिक भी कवर करवा देगा, एंड उसके बाद सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, डीआई, ये भी करवा देगा। आपके 2 मंथ कवर हो चुके हैं, आपके पहले 15 मार्क्स आपके हाथ में आ चुके हैं, और 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आपने 8 8 8 डेज, 8 8 8 डेज दे चुके हैं। तो आपका रेशो अच्छा हो गया है, आपका एवरेज अच्छा हो गया, आपका परसेंटेज अच्छा हो गया। हम अब तीसरे मंथ के ऊपर जाते हैं। अब आपको क्या करना है, 20 मिनट्स देने हैं आपके, जो आपने सामने लगाए हैं उसके ऊपर। आप जाकर सीट में बैठ गए, आपने स्क्वायर देखा, स्क्वायर रूट देखा, क्यूब देखा, क्यूब रूट देखा, आपको ऊपर रट्टा हुआ है। उसके बाद आप दे सकते हो 10 10 क्वेश्चन किए, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। अब ये कब तक करना है? जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक डेली करना है। अगर नहीं किया तो पछताओगे, करना ही करना है। अगर गलती से स्पीड बहुत ही कम है तो सैटरडे संडे देखकर एक ही दिन में सिंप्लीफिकेशन के 200 क्वेश्चन करने, अप्रोच के 200 क्वेश्चन करने, नंबर सीरीज के 200 क्वेश्चन करने, ये भी बीच बीच में करना है, क्योंकि स्पीड इंपॉर्टेंट है, स्पीड हमारा इंपॉर्टेंट। अब देखो, यहाँ हम तीसरे मंथ में शिफ्ट हो जाते हैं। तीसरे मंथ में हमने अरिथमेटिक के ऊपर फोकस करना है, लेकिन हमने ये 3 टॉपिक कवर कर लिए, और फिर हम जाते हैं हमारे डीआई के ऊपर। डेली हमको 1 आवर डीआई करना है, जैसे कि हमने एवरेज, परसेंटेज, रेशो किया है, और डीआई में यही 3 चैप्टर काम आते हैं। बस हमने जो किया उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ हो रहा है, हमने जो स्पीड मैथ किया जिसका उसका इम्प्लीमेंटेशन डीआई में हो रहा है। अब आपका कितना कवर हो गए? 25 मार्क्स का सिलेबस कवर हो गए। अब यहाँ मैं सच्चाई बताता हूँ आपको, अगर आपने 25 मार्क्स का कवर किया, हर 90 to 95% एग्जाम ये 25 मार्क्स से ही आपके क्लियर हो जाते हैं प्रीलिम्स।
90 to 95% या 5% जो होते हैं वो आरआरबी क्लर्क, और जो क्लरिकल लेवल बहुत इजी इजी क्वेश्चन जिस एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी में ही अरिथमेटिक का प्रीलिम्स में एंड मैं बोलूंगा मेंस में भी ज्यादा रोल रहता है। लेकिन पहला इंपॉर्टेंट है ये जो हमने किया, बेस क्लियर किया। ये आपको क्या बोल रहा हूँ, जो बच्चे बेसिक का देख रहे हैं वीडियो, 2-2 साल के बाद भी बच्चे भागने की कोशिश में या उन्होंने नहीं किया, आपका नेक्स्ट ईयर ऐसा हाल नहीं हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ धीरे जाओ लेकिन अच्छे से जाओ, अच्छे से प्रिपरेशन करो, आपका हो जाएगा। अब देखो यहाँ आपके 25 मार्क्स के ऊपर आपने काम किया। अब क्या करना है, जितना हो सके वो इन यहाँ आपको फोकस करना है, जितना हो सके फोकस करना है आपने। जब आप 25 मार्क्स का 16 to 18 मार्क्स में कवर कर पाओगे, समझ में आ रहा है, तभी आप अरिथमेटिक के ऊपर जंप कर पाओगे। तो आपका यहाँ स्पीड होना और इसके ऊपर कमांड होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप डेली ये 20 मिनट्स किया, ये आपने 10-10 क्वेश्चन किए, उसके बाद डीआई आपने 1 घंटा किया। डेली 1 घंटा दो या 1.5 घंटा दो, कितना टाइम बचता है उतना दो। एक एक चैप्टर आपको उठाना है और उसको प्री टू मेंस लेवल तक लेके जाना है। अब कितने दिन लगेंगे एक एक चैप्टर को मुझे नहीं पता, आपका जितना पावर है, यानी कि सब बच्चों का अलग अलग स्ट्रेंथ है ना, कि अगर उनका मैथ्स पहले से अच्छा है तो वो आसानी से कर पाएंगे, मैथ्स अच्छा नहीं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक एक, अब देखो यहाँ इसका इंपॉर्टेंस इतना भी ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, एक एक चैप्टर लेना है, एजेस लेना है, एजेस को मेंस लेवल तक लेके जाना है। अगर 1 वीक लगा तो 1 वीक, 2 वीक लगा तो 2 वीक, फिर पार्टनरशिप लेना है उसको। अब आपके सामने भी अभी अभी अगर एग्जाम आए और आपने इसके ऊपर कमांड किए तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर, यानी कि इजी मॉडरेट डिफिकल्ट लेवल तक लेके जाना है। एक एक चैप्टर आपने एडजस्ट किया आपका। और दूसरी चीज, आपके सामने एक क्वांट का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, सबका एक ये होना चाहिए, यानी कि टू डू लिस्ट भी होना चाहिए। और आपका क्या क्या कवर हो गए वो टिक करने के लिए एक आपका नोटबुक भी होना चाहिए। जैसे कि एवरेज आपका हो गया, एवरेज में आपको टिक किया। टिक तभी करना है जब आपको एवरेज के 90% क्वेश्चन बेसिक टू एडवांस लेवल आते हैं, 10% रेयर केसेस होते जो नहीं आते। तो आपने एजेस लिया, एजेस को कंप्लीट किया, 7 दिन गए। पार्टनरशिप लिया, पार्टनरशिप इजी था, 5 दिन में कंप्लीट हो गया। टाइम एंड वर्क एंड 5 and 16 सेम ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि उनका पैटर्न जो है जो वो सिमिलर है। तो ये आपका दोनों टॉपिक 1 वीक में कंप्लीट हो गए। फिर आपने मिक्सचर एंड एलिगेशन किया, उसके लिए 1 वीक गया। प्रॉफिट एंड, अब देखो यहाँ एक एक वीक जा रहा है लेकिन आपका दिन का एक एक घंटा ही जा रहा है। तो क्या हो रहा है, डेली आप इंप्रूव कर रहे हो। अब देखो जब आप मॉक लगाओगे, मॉक में क्या क्या करना है। अब देखो मॉक में क्या करना है, यहाँ ज्यादा ये हो गया, लेकिन आप सुनो मॉक में क्या क्या करना है। मॉक में पहले इसके ऊपर फोकस करना है। अगर ये आप कवर कर पा रहे हो, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक एंड रॉन्ग नंबर सीरीज, एंड उसके बाद डी है, तो आपने जो एवरेज किए है परसेंट, ये चैप्टर ढूंढ ढूंढ के इसके अरिथमेटिक करने हैं, इसके ही क्वेश्चन करने हैं, ये बाकी के नहीं करने। फिर आगे बढ़ना है, अगर टाइम एंड वर्क किया आपने तो टाइम एंड वर्क ढूंढ के उसका क्वेश्चन करना है। पाइप एंड सिस्टम किया तो ढूंढ के उसका क्वेश्चन कर। आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा और आपको आपके मार्क्स भी धीरे धीरे बढ़ेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि आपने प्री भी कवर किया, मेंस भी कवर कर रहे हैं, आप एडवांस तक जा रहे हो क्वांट में। आप, आई होप कि आपको बेसिक से कैसे एडवांस तक जाना है समझ में आ गया है। आगे 6 मंथ देखो, पहला मंथ आपने क्या किया, कंप्लीट बेसिक। फेब में, मार्च में क्या किया, मार्च में आपने थोड़ा सा डीआई का बेस कवर किया। डीआई का बेस यानी कि एवरेज, रेशो एंड परसेंटेज, इसके ऊपर काम किया। तीसरे मंथ में आपने डीआई के ऊपर काम करना स्टार्ट किया और कंसिस्टेंटली डीआई के ऊपर काम करते रहे, जिसमें आपके मिल गए 25 मार्क्स। नेक्स्ट 3 मंथ आप शिफ्ट हो जाओगे मॉक के ऊपर, मॉक भी देना है एंड एक एक। अब देखो नेक्स्ट 3 मंथ आपको ये वाला प्रिपरेशन कम करना है और मॉक के ऊपर शिफ्ट होना है, क्योंकि आपने बेसिक कवर कर लिए। अब मॉक में आपके सभी टॉपिक्स आएंगे, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, ये वाला और डी है, ये सभी आएंगे। सभी आप मॉक से ही कर सकते हो। तो आप ये वाला कंटेंट कंज्यूम करना कम करना है और आपको मॉक लगाना बढ़ाना है, तो वहां का टाइम आपका शिफ्ट हो जाएगा मॉक के ऊपर। मॉक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 6 मंथ बाद भी बच्चे बोलते हैं मेरा प्रिपरेशन सभी हो गए लेकिन मॉक नहीं लगाएंगे, लेकिन मेरा हो जाएगा। आपका
नहीं होगा अगर आपने मॉक नहीं लगाए। मॉक इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आ गया, पहले 3 मंथ में आपने बेस क्लियर किया, उसके बाद आपने मॉक देना स्टार्ट किया और मेंस लेवल तक आपको पढ़ाई कैसे लेकर जानी है वो भी मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग आपका 35 मार्क्स का टॉपिक देखते हैं। अल्फाबेट सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी, ऑर्डर एंड रैंकिंग, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलॉग, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल रीजनिंग, मेंस लेवल। ये है मेंस का हिस्सा होते हैं। बाकी ये भी मेंस का हिस्सा होते हैं, लेकिन ये मेंस लेवल सेपरेट क्वेश्चन होते हैं, ये सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं। अब देखो, यहाँ पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 3 to 4 पजल पूछे जाते हैं जो 15 to 20 मार्क्स के आते हैं। उसके बाद इनइक्वालिटी जो 5 मार्क्स का आता है, कोडिंग डिकोडिंग जो 5 मार्क्स का आता है, अल्फाबेट या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो 5 मार्क्स का आता है। अब देखो और क्या रहेगा, सिलोग जो 5 मार्क्स का आता है। ये जो 5 5 5 मार्क्स का लिखा है उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं जो 10 to 15 मार्क्स के आते हैं। उसके बाद जो 5 मार्क्स का रहता है उसमें आता है ब्लड रिलेशन, उसके बाद डायरेक्शन से 1 2 मार्क्स का ये आएगा, 1 2 मार्क्स का ये आएगा, ऑर्डर एंड रैंकिंग 1 मार्क्स का आएगा, ऐसे। और मिसलिनियस क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 मार्क्स के आएंगे। जैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग कैसे काम करता है, रीजनिंग काम करता है हमारा प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस से। आपको क्या करना है रीजनिंग में, पहले इनिशियल मंथ में यानी कि 1 मंथ या 2 मंथ में आपको पहले लेना है। अब देखो, ये इजीली 1 मंथ में इसका सिलेबस आप कवर कर सकते हो। 2 2 दिन भी दिए तो आपको समझ में, 3 3 घंटे 2 2 दिन दिए तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट छोड़कर बाकी सभी सिलेबस आप ऐसा सोचो कि 3 3 दिन दो, यहाँ 3 दिन दो, यहाँ 3 दिन दो, यानी कि आपका 2 मंथ में कंप्लीट सिलेबस अच्छे से कवर हो जाता है। रीजनिंग इतना डिफिकल्ट नहीं है, रीजनिंग अच्छे से कवर हो तो रीजनिंग आ जाता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब देखो, सिलोक पहले दिन आपने सीखा 3 घंटे, दूसरे दिन सीखा, तीसरे दिन आपने लगाए 200 या 300 सिलोक के क्वेश्चन। सिलोक के जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना वो आसान जाएगा। इनइक्वालिटी आपने पहले दिन सीखा, पहले दिन ही आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। दूसरे दिन सीखा 3 3 घंटा, तीसरे दिन आपने लगाए 200 क्वेश्चन। अगर आपको रीजनिंग में सिलोक इतना अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो आपने क्या किया, आपने वही चौथे पांचवें दिन में कंटिन्यू किया, उसको कवर किया। उसके बाद इनइक्वालिटी कवर किया, कोडिंग डिकोडिंग वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक, वो इजीली समझ में आ जाएगा। फिर आपका आएगा क्या बोलते हैं अल्फाबेट सीरीज, वो भी आसानी से समझ में, जैसे आपने 3 3 दिन देकर ये समझ में आ गया। बाकी आपको डेली 1 घंटा पजल तो करना है। ये आपने, अब देखो मैंने 3 आवर्स बोला था लेकिन उसको आप कट कीजिए, ये 2 आवर्स ही कीजिए। लेकिन पजल आपको डेली स्टार्टिंग से ही पजल आपको स्टार्ट करना है। अब कैसे पजल्स इंप्रूव होते हैं, पजल्स देख के और देख देख कर करके ही इंप्रूव होंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे, यानी कि पजल सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। एक पजल यानी कि एक वीडियो देखो, पॉज करो, कैसे सॉल्व किया है वो देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो, कंडीशंस कैसे लिखते हो वो सीखो, बेसिक आपका कवर करो। उसके बाद आप स्पीड के ऊपर काम कर, पहले आपको आना चाहिए, उसके बाद ही आप स्पीड के ऊपर काम करोगे। तो पहला काम क्या होगा, आपको आना चाहिए। आप ये रीजनिंग के लिए करना है आपको। रीजनिंग में एडवांस लेवल, अब देखो बेसिक लेवल कंप्लीट हुआ, बेसिक का ही नेक्स्ट स्टेप एडवांस लेवल होता है। अगर बेसिक आपका कवर हो गया, आपके अच्छे मार्क्स आने लगे 3 या 4 मंथ में या 5 मंथ में, तो आपको फिर एडवांस के ऊपर थोड़ा बहुत शिफ्ट होना है। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगती है, 6 मंथ को तो कम से कम लगेगा आपका अच्छा स्कोर आने के लिए। तो आपको वही बेसिक के ऊपर काम करना है। एंड जो भी आपको नहीं आता उसका आपको 300 300 क्वेश्चन, 200 200 क्वेश्चन डेली लगाना है। अगर कवर होगा, इनइक्वालिटी अच्छे से आने लगा तो इनइक्वालिटी बंद करना है, सिलोग के ऊपर शिफ्ट होना है। सिलोग आने लगा तो अल्फाबेट सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, ऐसे धीरे धीरे शिफ्ट होना है। पजल को आपको डेली करना है। एंड उसके 3 मंथ आप ये सब कर सकते हो, लेकिन 3 मंथ के बाद आपको, अब देखो यहाँ बीच बीच में सैटरडे संडे जब मैं छुट्टी बोल रहा हूँ उस दिन में आपको फुल लेंथ मॉक बीच बीच में लगानी है। आपके मार्क्स 0 आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, लेकिन मॉक लगानी है। मॉक जो नहीं लगाएगा वो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। बीच बीच में आपको मॉक लगानी है। आपका यानी कि सिलेबस क्या होता है वो भी समझ में आता है, आपका कितना प्रैक्टिस हुआ है वो भी समझ में आता है। 3 मंथ के बाद आपको प्रैक्टिस
मॉक से करनी है या क्विजेस से करनी है, जितने हो सके क्विजेस से मैक्स प्रैक्टिस करनी है। वो ये हो जाएगा रीजनिंग का। रीजनिंग इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आसान हो जाएगा। अब रीजनिंग कहाँ से, अब देखो पढ़ना कहाँ कहाँ से वो मैंने बताया नहीं। क्वांट इंग्लिश में मैंने बताया निमिषा बंसल। रीजनिंग आपके सामने दो तीन चॉइसेस है, जैसे कि अंकुश लांबा सर है। रीजनिंग मैं भी पढ़ाता हूँ, मुझसे भी पढ़ सकते हो। एंड कुछ भी डाउट हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मुझे पूछ सकते हो। रीजनिंग अंकुश लांबा सर है। अब मैं इनिशियल फेज में हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो देख लो, अच्छा नहीं लग रहा है तो बाकी दूसरे। और बाकी दो एक क्या बोलते हैं, अड्डा के टीचर है सौरभ सर करके। उसके बाद और एक टीचर कोई दो, यानी कि तीन चार टीचर से आप पहले वीडियो देख लो। उसके बाद जो आपको अच्छा लगता है उनको आप फॉलो करो। जो फेमस है उनको फॉलो मत करो, यानी कि उनको मत फॉलो करो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। जो फेमस है उनसे ही पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। फेमस से भी अच्छा आपको कोई अच्छा लग रहा है पढ़ते टाइम, तो उनसे पढ़ना है आपको, क्योंकि उस उनसे आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो रही, वो बात समझ लो। अब देखो यहाँ हो गया रीजनिंग। उसके बाद क्वांट, क्वांट में हमारे आशीष अरोरा सर है। उसके बाद द कांस्टेंट गाइड करके है। उसके बाद कौशिक मोहंती सर है। और अच्छे से कंसेप्ट समझ में तो अमर सर करके एक थोड़े से एज्ड ये है, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ाते। चार पांच बहुत अच्छे ऑप्शन है, उनसे भी आप क्वांट पढ़ सकते हो यूट्यूब पे ही। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कब से स्टार्ट करना है? 13 सितंबर को हमारा पहला मेंस होने वाला है। 6 मंथ का करंट अफेयर्स हमारा इंपॉर्टेंट रहता है। अप्रैल से स्टार्ट किया तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में हमारा पहला मेंस रहेगा। यहाँ 5 मंथ और 6 मंथ। अब देखो जो बच्चे कंप्लीट बेसिक लेवल पढ़ रहे हैं, जिनका बेसिक कवर नहीं हो और प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, उनको मई से स्टार्ट करना है। और जिनका अच्छा है, जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो और जिनका प्रीलिम्स लेवल स्कोर बढ़ रहा है, परसेंटाइल बढ़ रहा है, उनको अप्रैल से स्टार्ट करना है। और एक चीज करनी है, बजट आपको, अब जो बजट आ जाएगा, बजट आपको अच्छे से कवर करना है। अब देखो मई से स्टार्ट किया, मई जून जुलाई अगस्त, तो यहाँ से आगे तो बढ़ता ही जाएगा। मई से आपको डेली का पहला टारगेट है, डेली करो। जो डेली करेगा उसको डेली वीकली एंड मंथली रिवीजन हो जाएगा। जो वीकली कौन करेगा, जिसको भागना है वो वीकली और मंथली के ऊपर जाएगा। कब करेगा वो, जब एग्जाम आएगी तब करेगा। अगर आप डेली करोगे तो एग्जाम आने के बाद वीकली भी कवर कर पाओगे और मंथली भी कर पाओगे। तो डेली आपको प्रिपरेशन करना है। कब से करना है, कोशिश करो कि मई से करो। अगर गलती से आपका अप्रैल और मई तक भी आपका प्रीलिम्स लेवल अच्छे से कवर नहीं है, तो जून से कवर करो। अब देखो ये मैं क्या बातें कर रहा हूँ, आपको तब समझ में आएगा जब आप एग्जाम में फेल हो जाओगे। ये सच्चाई है। बच्चे जीए के ऊपर फोकस करते हैं लेकिन उनका प्रीलिम्स ही नहीं होता। प्रीलिम्स हाथ में आना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जिस टाइम आपको लगे कि प्रीलिम्स हाथ में आ रहा है, उस टाइम से आप मेंस के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कीजिए। लेकिन पहले से ही दोनों लेके साथ लेके चलो, ये सही नहीं है भाई, ये सच में सही नहीं है। अब देखो अगर अप्रैल में भी नहीं लग रहा है, मई भी नहीं लग रहा है तो जून से स्टार्ट करा है। जून जुलाई अगस्त करो और जाके प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद ही मेंस देने वाले हो। प्रीलिम्स कवर करो और मेंस दे के आओ। जो होगा देखा जाएगा, आगे बहुत सारे एग्जाम आने वाली है। और ये जून से स्टार्ट किया वो आगे काम आने वाला है। अप्रैल वाला भी आगे जाकर काम आने वाला है। डेली कहाँ से करना है, मैं एक सोर्स बताता हूँ अपराजित करके, जिसका पीडीएफ आपको मैं मेरे ग्रुप में भेज दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में। ये वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है। मैंने क्या क्या बोला है, बैंकिंग फाइनेंशियल अलग करने की जरूरत नहीं है, स्टैटिक बैंकिंग अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपका कवर हो जाएगा। एक ही पीडीएफ में डेली वाली आपको ये करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। अफेयर्स क्लाउड भी है वन ऑफ द बेस्ट सोर्स, ये भी माना जाता है। बाकी आप भी चूज कर सकते हो। इनिशियल डेज में आप किसी टीचर को भी फॉलो कर सकते हो, जहां से आपको समझ में आ जाए कि करना क्या होता है। एक्चुअली यहाँ जो दिया जाता है अपराजित के करंट अफेयर्स के पीडीएफ में, उतना ही करना होता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसके 30 to 40% क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो नॉर्मली कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर्स का, 40 to 50 मार्क्स का। अगर 40 का 30% पकड़ू तो 4 into 3 12। अगर 40 का 40% पकड़ू तो 16, 12 to 16 मार्क। एंड 50 का 30% पकड़ू तो 15 और या 20। अब देखो
करंट अफेयर्स में, मेंस में, फाइनल सिलेक्शन लेते टाइम इतने भी मार्क्स आ जाए तो भी बहुत ज्यादा होते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको कम से कम 2 या 3 सोर्सेस से करना है, एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर ज्यादा फोकस भी करना है। बाकी टॉपिक से ऊपर भी करना है, लेकिन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। अब देखो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले और एक चीज करनी है। क्या चीज करनी है? प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, देखना है कि सर्च करना है कि आईबीपीएस क्लर्क में प्रीवियस 2024 में पूछे गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जीए के क्वेश्चन। आपको मुझे लगता है एक सोर्स सबसे इंपॉर्टेंट अफेयर्स क्लाउड का एक ये आ जाएगा टैब, वहां क्लिक करोगे तो आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन का एनालिसिस करो कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। कुछ भी नहीं करना है, वही करना है जो एग्जाम का हिस्सा बनते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये सब कुछ हो गया जो कि नए बच्चे हैं, जो पहले से कर रहे हैं उनके लिए बैंकिंग अवेयरनेस एंड इंग्लिश का हो गया, एंड जो नए बच्चे हैं उनके लिए सभी हो गया है। बाकी जो पहले से कर रहे हैं उनके लिए एक स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? अब देखो, अवॉइड सेम मिस्टेक को अवॉइड करना है। जो 2024 में किया उसको 2025 में नहीं करना है। अभी भी खुद को थोड़ा सा नीचे समझकर पहले से बेसिक कवर करने की कोशिश करनी है। क्यों गलतियां हो रही है, क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा है? क्योंकि आपका बेसिक अच्छा नहीं है, आपका बेस क्लियर नहीं। अभी भी 1 या 2 मंथ देकर अरिथमेटिक क्लियर करके लो, क्योंकि आगे वैसे फिर से जाओगे फिर से वही होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2-3 मंथ देकर एक साइड से मॉक लगाओ, दूसरी साइड से अरिथमेटिक कवर करो, दूसरी साइड से आपका अगर इंग्लिश अच्छा नहीं है इंग्लिश के ऊपर काम करो। एक साइड से मॉक लगाओ, दूसरी साइड से ये कवर करो। अप्रैल आने के बाद मेंस के ऊपर शिफ्ट हो जाओ, जीए का प्रिपरेशन उसमें ऐड करो। अगर जिस टाइम आपका परसेंटाइल 80+ आने लगे, अगर नहीं आ रहा है तो कंप्लीट मॉक एंड प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करो 3 मंथ तक। 80+ परसेंटाइल 3 मंथ में लेकर आने का, यानी कि ये या जिद या बोल सकते हो उतना आप क्या बोल सकते हो, टारगेट रखो कि 80+ कुछ भी करके लेके आऊंगा, और लेके आओ, एंड उसके बाद मेंस के ऊपर शिफ्ट हो जाओ। तभी प्रीलिम्स भी होगा, आगे जाकर मेंस भी होगा। अवॉइड सिली मिस्टेक, प्रिपरेशन करते टाइम भागो मत। फिर से एक बार, गलतियां जो हुई है वही हुई है, आप भागे हो, एक्सेप्ट करो कि आपने भागना चूज किया था, आपने एक एक चीज के ऊपर अच्छे से काम नहीं किया, उसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। एक एक चीज के ऊपर अच्छे से काम करो, कंसिस्टेंसी रखो इंग्लिश में, कंसिस्टेंसी रखो आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन डेली करने में, कंसिस्टेंसी रखो आपका डेली रेगुलर बेसिस पे मॉक लगाने में, हो जाएगा। प्रीलिम्स होगा 3 मंथ के बाद, उसके बाद शिफ्ट होना है मेंस के ऊपर। मेंस कैसे करना है? तो मेंस का ऐसे होता है कि आपको मैं, और जब आपको जरूरत है तब मैं गाइड करूंगा मेंस के ऊपर कैसे शिफ्ट होना है। लेकिन पहले 3 मंथ में प्लीज मेक श्योर करो कि आपका प्रीलिम्स एक और सभी के सभी प्रीलिम्स आपके कवर हो जाएंगे। क्या क्या बोला? एक साइड से मॉक, एक साइड से अरिथमेटिक, एक साइड से मॉक, एक साइड से इंग्लिश, एक साइड से मॉक, एक साइड से पजल। जो भी अच्छा नहीं है उसके साइड उसके ऊपर काम करना है। आगे, मॉक एनालिसिस एंड रूल ऑफ परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या होता है? जो बच्चे नए हैं, कंप्लीट नए आप बच्चे हो, तो परसेंटाइल बता दो आपको क्या होता है। अगर आपका परसेंटाइल 80 आ रहा है, 80 क्या आ रहा है? परसेंटेज नहीं, परसेंटाइल करके आपके मॉक एनालिसिस के टाइम आता है। अगर 80 है तब आप टॉप 20% बच्चे में हो। अगर आप टॉप 20% बच्चे में हो तो आपका सिलेक्शन लेने का, यानी कि प्रीलिम्स कवर करने के चांसेस 90 to 95% है। इसलिए मैं परसेंटाइल 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 चिल्ला रहा हूं। आपका स्कोर आया 40 एंड आपका परसेंटाइल है 90। क्या बोल रहा हो? देखो, आपका स्कोर आया 50, आपका परसेंटाइल आया 80, आपका स्कोर आया 60, आपका परसेंटाइल आया 70। इसमें से सबसे अच्छा स्कोर कौन सा है? 40 है, 50 है या 60 है? तो आपका 40 जो स्कोर है सबसे अच्छा है, क्योंकि ये एग्जाम डिफिकल्ट लेवल थी। इस एग्जाम में बाकी बच्चों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इनका स्कोर इससे भी कम आया, और आप आए टॉप 90% आए, यानी कि आप आए टॉप 10% में। इसलिए ये वाला स्कोर आपका सबसे अच्छा है। स्कोर को कैसे ये करना है, मॉक का एनालिसिस कैसे करना है, इसी के बेसिस पे करना है।
स्कोर कितना अच्छा आया वो मैटर नहीं करता, परसेंटाइल कितना अच्छा आया वो मैटर करता है। परसेंटाइल क्यों चिल्ला रहा था इतनी देर से, वो बच्चों को समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट का सवाल हम, अगर आप लास्ट तक बने हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना है, लास्ट तक बने हो इसलिए थैंक यू सो मच। इसके ऊपर सच्चाई क्या है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। क्या एक साल में सिलेक्शन हो सकता है, सच्चाई क्या है? एक साल में सिलेक्शन लेना बहुत रेयर केस है, जो सच है वही बोलूंगा। आप बोल सकते हो कि 2 to 3% बच्चे एक साल में सिलेक्शन लेते हैं, 1 ईयर में। क्योंकि मैंने बहुत रेयर केसेस को देखा है जिनका एक यानी कि पहले ही साल सिलेक्शन हो गया। बहुत होशियार होशियार बच्चों को देखा है कि 1 साल 2 साल 3 साल तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिन जो बहुत इंटेलिजेंट है उनको भी। लेकिन क्या हो सकता है, 101% हो सकता है। कॉमन मिस्टेक्स क्या हो रही है बच्चों से, बच्चे, फिर से एक बार वही सेंटेंस, बच्चे भाग रहे हैं। बच्चे जल्दी के चक्कर में बेसिक कवर नहीं कर रहे हैं, बच्चे जल्दी के चक्कर में अरिथमेटिक कवर नहीं कर रहे हैं, बच्चे फोकस उनका डाइवर्ट हो रहा है रीजनिंग एंड क्वांट के ऊपर। बच्चे इंग्लिश को अवॉइड कर रहे हैं इनिशियल फेज में, एक एक साल के बाद उनका इंग्लिश थोड़ा भी इंप्रूव नहीं हो रहा है क्योंकि वो कंसिस्टेंटली डेली प्रिपरेशन नहीं कर रहे। कॉमन मिस्टेक्स है। क्या एक साल में सिलेक्शन हो सकता है? हो सकता है, 101% हो सकता है। लेकिन उनका हो सकता है जो 100% खुद का डेली दे रहे हैं। जो 6 मंथ में प्रिपरेशन करना मुश्किल है, यानी कि इस साल इस 6 मंथ में कोई नोटिफिकेशन नहीं होता, कोई सामने टारगेट नहीं होता, बच्चों का प्रिपरेशन लेवल डाउन हो जाता है। उसी टाइम पे जो बच्चे प्रिपरेशन लेवल अप करने वाले, उनका सिलेक्शन हो सकता है। जो एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो सकता है। जिनको पता है उन्होंने क्या क्या प्रिपरेशन किया, जिनके टिक लगे हैं कि अरिथमेटिक का ये टॉपिक कवर है, ये टॉपिक कवर है, ये टॉपिक कवर है, रीजनिंग में ये कवर है, ये कवर है, ये कवर है, करंट अफेयर्स मुझे अप्रैल से करना है, अप्रैल का फर्स्ट डे कवर है, सेकंड डे कवर है, थर्ड डे कवर है। जिनको पता है कि उनका प्रिपरेशन क्या चल रहा है, वो सिलेक्शन ले सकते हैं। यानी कि जिद्दी लोग सिलेक्शन ले सकते हैं, बाकी बच्चे सिलेक्शन नहीं ले सकते। यही सच्चाई है। 1 या 2 to 3% बच्चे, अब अगर मैं 2 to 3% बच्चे बोलूं तो बोलेंगे हम कम से कम 40,000 वैकेंसीज आती है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में। कम से कम 40,000 का 10% हो जाएगा 4,000, 1% हो जाएगा 400, 400 इंटू अगर मैंने 3 किया तो 1200। तो टॉप 1200 बच्चों में आपको 40,000 में आना है, तो आपको बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। यहाँ मैं बढ़ाकर 5% भी कर सकता हूँ आपको अच्छा लगने के लिए। लेकिन जो यूट्यूब पे दिखते हैं वो, देखो आपको 10 वीडियो दिखेंगे, 10 15 20 वीडियो, एक साल में आपको 10 या 20 बच्चे दिखेंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हुआ। और उसके बाद अगर उनका बैकग्राउंड देखोगे तो इंग्लिश मीडियम से, उन्होंने पहले से कौन से दूसरे एग्जाम का प्रिपरेशन किया है। यही सच्चाई होती है। आपको झूठ बोला जाता है कि 3 3 मंथ में, 4 4 मंथ में सिलेक्शन हो सकता है। एक साल दिल से प्रिपरेशन किया, जान लगा के प्रिपरेशन किया, तभी ही एक साल में आपका सिलेक्शन होगा। बैंकिंग एग्जाम का लेवल अप होते जा रहा है क्योंकि सैलरी बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रही है, इसलिए सिलेक्शन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ मैंने लिखा है, देखो मेरे चैनल का नाम जैसे इम्परफेक्टली परफेक्ट है, इम्परफेक्टली परफेक्ट रहना है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, डिमांड क्या है वही सप्लाई करना है। प्रीलिम्स में इतना बस है उतना किया बस हुआ, मेंस के लिए इतना बस है उतना किया बस। ये जो जो सब कुछ करने के पीछे जाएगा उसका कुछ नहीं होगा। जिसको पता है कि क्या क्या करना है वो सिलेक्शन लेके जाएगा। 1000 सोर्सेस है आपके सामने, 1000 सोर्सेस जो फॉलो करेगा वो फेल हो जाएगा। जो स्पेसिफिक सोर्सेस के ऊपर टिका रहेगा वही सिलेक्शन लेके जाएगा। बस इतना ही कहूंगा आपको। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। प्लीज अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका आप जेरोक्स निकाल के आपके साथ रख सकते हो। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या पॉइंट होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना।